बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने परपेचुइटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और उसके साथ ही हम लोगों ने अपनी बुक में से फर्स्ट 50 एमसीक्यूज को डिस्कस कर दिया था। आज थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद न्यू कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलते हैं। तो इन क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन 52 सॉल्व करना है। 52, अली पेड ₹34434 पर मंथ फॉर 3 इयर्स। जैसी बात करता है ना पर मंथ की या ईच मंथ, ऐसी तो वो रेंटल्स के अमाउंट हो जाता है और पता चलता है कि एन्युटी बन गया 3 इयर्स। अब ये टाइम डिफाइन हो गया तो ये हमारे पास एन्युटी की कैटेगरी में आ जाएगा। तो पे बैक अ लोन, अब लोन को अगर पे करना है उसने तो फिर उस ऑर्डिनरी के ऊपर रहेगा। कैलकुलेट द अमाउंट borrowed by Ali if interest was charged at a rate of 14.5% per annum on the outstanding amount on a monthly basis। आउटस्टैंडिंग अमाउंट मींस कि कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों ने लगाना है और ऑन अ मंथली बेसिस मींस कंपाउंडिंग मंथली है इस रेट की। तो इस सिचुएशन में आपसे कहता है कि अगर उसको पे करने के लिए 34,434 रुपीज पे करने पड़े ईच मंथ फॉर 3 इयर्स, तो उसने लोन की अमाउंट क्या ली थी? तो हम लोगों ने सिंपली इसकी प्रिंसिपल अमाउंट जाके फाइंड करनी थी। 34,434 इंटू 1 - 1 प्लस 14.5% बाय 12 raised to power minus 12 into 3 is equal to 36. Total number of rentals 36. 14.5% by 12 और यहां पर आकर ब्रैकेट क्लोज किया करें इज इक्वल टू एंड आंसर इज 000378। जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 56। A firm has set up a contingency fund yielding 16% interest per year compounded quarterly. The firm will be able to deposit ₹1,000 into the fund at the end of each quarter। और अगर यहां पर देखें तो रेट की परसेंटेज 16% कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो रेंटल्स भी क्वार्टर बेसिस पर है। द वैल्यू ऑफ द कॉन्टीजेंसी फंड एट द एंड ऑफ द 3 इयर्स इज, इसमें क्या इशू है? अच्छा 1,000 इंटू, अब कंपाउंडिंग फैक्टर पहले आ जाएगा 1 प्लस 16% बाय 4, मतलब इसको आप 4% भी लिख सकते थे डायरेक्ट। और ये हमारे पास है क्वार्टरली बेसिस पर फॉर 3 इयर्स, तो 3 इंटू 4 12, एन की वैल्यू 12 है हमारे पास, -1 अपॉन 4%। ये आपको समझ आ गया होगा। 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4 and answer is 15025.8। हाँ जी, अब इसको 0.8 करते हैं बस। नेक्स्ट 53, ₹200 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ इन, अब देखें ईच मंथ से पता चल गया एन्युटी है, एंड से पता चल गया कि ऑर्डिनरी है, तो ₹200 हमारे पास रेंटल्स की अमाउंट है इन एन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट 6% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी आफ्टर 10th पेमेंट? अब उसने 10 इयर्स नहीं कहे, 10 पेमेंट्स, तो एन की वैल्यू ही 10 है हमारे पास, तो सिंपल फ्यूचर वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करके दे देनी थी 200 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, तो 6% बाय 12 रेज टू पावर 10 -1, और यहां पर 6% बाय 12
इज इक्वल टू 2045 2046 हो गया राउंड ऑफ करके। जी नेक्स्ट कौन सा 60। An individual plans to borrow rupees 400,000 to buy a new car. The loan will be for 3 years at 12% annual rate compounded monthly. He can pay rupees 12500 per month during the first year. What amount would be required to pay during the next 2 years in order to repay the loan? ये मेरे आज के कॉन्सेप्ट्स का पार्ट था। चलिए अब यहीं से ही सुन लीजिएगा। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो आज हम लोगों ने डिस्कस करना था कि अगर स्टार्ट के टाइम ड्यूरेशन में रेंटल्स की वैल्यूज डिफरेंट हो, एंड पे रेंटल्स की वैल्यूज डिफरेंट हो, तो हम लोगों ने किस तरह से जाकर उन रेंटल्स को डिटरमिन करना है, या अगर रेंटल्स या रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट हो तो प्रेजेंट या फ्यूचर वैल्यू को कैसे डिटरमिन करना है। बस थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को होल्ड करें, अभी इसका सोल्यूशन आपको मिल जाता है। जी नेक्स्ट 61 तो नहीं करना, हो गया 62। Starting today, AB is going to contribute rupees 200 on the first day of the month on his retirement account. Her employer will continue an additional 50% of the amount AB contributes. If both AB and her employer continue to do this, and she can earn 7.5% compounded monthly, how much AB will have in her retirement account 40 years from now? बेटा ये जो हमारे पास पेंशन फंड्स वगैरह मौजूद होते हैं, रिटायरमेंट फंड, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, इस तरह के फंड्स वगैरह, उसमें एम्प्लॉय की भी कंट्रीब्यूशन होती है और कुछ ना कुछ एम्प्लॉयर की भी कंट्रीब्यूशन होती है। अब एम्प्लॉयर भी जो कंट्रीब्यूशन करता है वो उसको नहीं मिलती, एम्प्लॉय को ही मिलती है, एम्प्लॉय के लिए कर रहा होता है। तो आपके पास जो रेंटल्स की अमाउंट है वो 200 नहीं है, 200 प्लस 50% ऑफ 200 जो एम्प्लॉयर दे रहा है, 100 रुपए एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से दे रहा है, तो आपके पास जो रेंटल की अमाउंट आनी है वो 300 आनी है। और उन्होंने कहा स्टार्टिंग टुडे, तो मतलब आप लोगों ने यहाँ पर एन्युटी ड्यू का फार्मूला अप्लाई करना है, और ये हमारे पास पर मंथ के हिसाब से जा रहा है फॉर नेक्स्ट 40 इयर्स। तो इसकी फ्यूचर वैल्यू डिटरमिन करने के लिए सबसे पहली चीज रेंटल का था कि बच्चों को रेंटल का नहीं पता चलता, तो रेंटल 200 नहीं लेना, रेंटल आपका 200 प्लस 50% ऑफ 200 जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो भी आपने ऐड करना है, तो ये आपके पास 300 हो जाए। इसके बाद देखें 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कितना था 7.5%, 7.5% कंपाउंडेड मंथली रेज टू पावर 40 मल्टीप्लाइड बाय 12 minus 1 7.5% जी, और इसके बाद 1 प्लस 7.5%। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, स्टार्टिंग टुडे का नाम उन्होंने कह दिया था इसलिए। एंड आंसर इज 912816। ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर था जी। और कोई क्वेश्चन 65 तक किसी का कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन 67 देखें, यहां पर आपके पास डाउन पेमेंट का जिक्र है। Why bought TV costing rupees 13,000 by making a down payment of rupees? अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए हमारे पास अगर हम कैश पे परचेज करने के लिए जाए ना तो वो टीवी 13,000 रुपए का है, लेकिन अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट में जा रहे हैं तो हम लोग 3,000 रुपीज उसको डाउन पेमेंट दे रहे हैं। और फिर क्या हुआ, अब देखिए प्रिंसिपल अमाउंट का हमें पता चल जाता है। अब क्या करना है, एग्रीइंग टू मेक इक्वल एनुअल पेमेंट्स फॉर 4 साल के लिए हम लोगों ने इक्वल एनुअल पेमेंट्स करनी है। हाउ मच ईच पेमेंट वुड बी इफ इंटरेस्ट ऑन द पेड अमाउंट इज 14% कंपाउंडेड, तो टोटल नंबर ऑफ रेंटल्स कितने हो जाएंगे
चार 4 साल के लिए एनुअल है तो 4 ही रेंटल्स हो जाएंगे। अब यहां पर देखें कि 13,000 के लिए रेंटल फाइंड नहीं कर रहे हैं। अब यहां पर देखें कि 13 में से 3,000 तो हमने पे कर दिए, तो रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास 10,000 रुपीज है। तो जो रेंटल्स डिटरमिन करने हैं उनके लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास होगी वो 13,000 नहीं होनी, वो 10,000 होनी है। ऑल राइट, या यूं कर लें कि प्रिंसिपल अमाउंट जो कैश प्राइस है एज इट इज वो इज इक्वल टू 3,000 प्लस, अब रेंटल्स लिख लें तो वो बात एक ही आ जाती है कि जब ये 3,000 दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 13 में से 3,000 गए तो बाकी 10,000 बच जाए। क्लियर? तो प्रिंसिपल अमाउंट में डाउन पेमेंट एज इट इज ऐड हो जाती है। तो हम लोग जब रेंटल्स फाइंड करने के लिए जाते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट का पता हो तो उसमें से अपनी डाउन पेमेंट माइनस कर देते हैं, जो अमाउंट ड्यू होती है उसके रेंटल्स फाइंड किए जाते हैं। क्लियर? अब बाकी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाना है। 1 - 1 + 14% raised to power -4 upon 14%, and the answer is, ये आपके पास आंसर है। क्लियर? चलें अब कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स देखें। वन बाय वन हम लोग कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते जाएंगे। उसमें सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास इन टोटल टाइम ड्यूरेशन है 0 से लेकर 10 ईयर्स। और यहां पर जो हमारे पास रेंटल्स हैं इस कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन में, जो रेंटल्स की अमाउंट है हमारे पास वो है 5,000 रुपीज पर सेमी एनुअल। 5,000 रुपीज पर सेमी एनुअल। और हमारे पास फर्स्ट 6 ईयर्स के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो था 10% कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, जबकि लास्ट के 4 ईयर्स के लिए जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो है 14% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। और हम लोगों ने अब फ्यूचर वैल्यू एंड प्रिंसिपल अमाउंट को डिटरमिन करना है। ऑलराइट, अच्छा अब बात सुनिएगा बेटा, जब भी रेंटल्स में चेंज आ जाए या रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आ जाए, आपने एन्युइटी को ब्रेक कर देना है। रेंटल्स में चेंज आ, रेंटल्स की अमाउंट में चेंज, अभी देखिए मैंने अमाउंट को सेम रखा हुआ है, सिर्फ मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज किया है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग रेंटल्स भी चेंज कर देंगे। रेंटल्स में चेंज आए या रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आए, जिस टाइम पर चेंज आए एन्युइटी को ब्रेक कर देना है वहां पर। ओके, और इसको ट्रीट करना है जैसे ये दो डिफरेंट एन्युइटीज हैं आपके पास। फॉर 6 ईयर्स आपने अलग से ट्रीट करना है और फॉर 4 ईयर्स आप लोगों ने अलग से ट्रीट करना है। अब क्या करेंगे हम लोग, सपोज कि अगर मैंने इसकी फ्यूचर वैल्यू को डिटरमिन करना है, तो फ्यूचर वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला हुआ करता था, रेंटल्स, ये देखें, इनटू कंपाउंडिंग फैक्टर 1 + 10% बाय 2 इज इक्वल टू, ये बात आपको समझ आ गई होगी, रेज टू पावर। अब रेज टू पावर 10 × 2 नहीं करना, 6 ईयर्स तक रहना है क्योंकि 6 ईयर्स तक 10% है। तो हम इसको करेंगे 6 × 2, 12 लिख सकते थे। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अच्छा, उसके बाद -1 डिवाइडेड बाय 5%। अच्छा, यहां पे पहले बात सुन लीजिएगा, हम कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे और लिख भी बाद में लेंगे, पहले यहां पर मूवमेंट अच्छे तरीके से समझ लें। अच्छा, आपको क्या लगता है इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद मैं कहां पे पहुंच गया? 6 ईयर, मैं 6 ईयर पर पहुंच गया। और 6 ईयर से पहले जितने भी रेंटल्स थे वो सारे के सारे 6 ईयर पर एक टोटल अमाउंट मुझे दे रहे हैं।
कैसे ही आना। अच्छा, यहाँ पर मुझे अब एक डिफरेंट अमाउंट मिलनी है और उसके बाद रेंटल्स अभी भी चल रहे हैं 5000 के हिसाब से। क्या मैं इनको इधर ही छोड़ दूं? मैंने फ्यूचर वैल्यू कौन से टाइम ड्यूरेशन की फाइंड करनी है? 10th ईयर पर जाकर मैंने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है और ये तो एक डिफरेंट अमाउंट है। तो आपने इसको यहां रास्ते में नहीं छोड़ देना, आपने इसको यहां से इधर मूव करवाना है वाया कंपाउंडिंग फैक्टर, क्योंकि अब आगे इसकी एन्युटी नहीं है। इस अमाउंट को 6th ईयर तक एन्युटी फैक्टर के जरिए लेकर आओ, 6th ईयर से 10th ईयर तक आप इसको कंपाउंडिंग फैक्टर से लेकर जाओ। लेकिन अभी तक बात मैं पहले 6 ईयर्स के लिए कर रहा हूं, मैं लास्ट के 4 ईयर्स की मैंने कोई बात नहीं की अभी तक। ये प्रीवियस एग्जांपल में भी, क्वेश्चन लेक्चर में भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। 20 ईयर्स तक एन्युटी थी, लेकिन विड्रॉ करना था एट द एंड ऑफ 30 ईयर, तो 20 से 30 कंपाउंडिंग फैक्टर हमने अप्लाई कर दिया था। ऐसे ही था ना? तो अब भी जो फ्यूचर वैल्यू आप लोगों ने अप्लाई की है वो तो इसको लेके चली गई एट द एंड ऑफ 6 ईयर। तो 6 ईयर्स के बाद आपने इस अमाउंट के ऊपर कंपाउंडिंग फैक्टर अप्लाई करना है न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक। मतलब आप ये देख लें कि जैसे आप एरोप्लेन पे हैं तो जिस कंट्री की हदूद से गुजरेंगे नीचे वही कंट्री नजर आएगा ना। तो 6 से 10 पर जब जा रहे हो तो नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है? तो भाई अब आप 10% नहीं यूज कर सकते, अब आपने 14% के मुताबिक चलना है। ऑल राइट, तो यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे वो 1 + 7% रेज टू पावर कितने अरसे के लिए? फॉर क्या कंपाउंडिंग है? रेज टू पावर 2। ऑल राइट, अब ये फर्स्ट 6 ईयर्स के जो आपके रेंटल्स थे वो 10th ईयर पर पहुंच गए हैं। ये अभी तक टोटल फ्यूचर वैल्यू नहीं आई, क्योंकि अभी 6 से लेकर 10 ईयर्स वाले रेंटल्स रहते हैं, उनके साथ तो अभी आपने कोई ट्रीटमेंट किया ही नहीं है। अब आपने इसमें आकर ऐड कर देने हैं ये लास्ट वाले 4 ईयर्स। लास्ट वाले 4 ईयर्स में भी रेंटल्स मौजूद है, मैंने आपसे कहा था ये रेंटल्स पूरे 10 ईयर्स के लिए। अब लास्ट के 4 ईयर्स के पास आए, यहां पर हमारे पास 5000 इनटू, अब इनके ऊपर कंपाउंडिंग फैक्टर एन्युटी वाला आप लोग अप्लाई कर सकते हैं 1 प्लस, अब कौन सा रेट है इनके ऊपर? अब 7% रेज टू पावर 4 इंटू 2 -1। अब जैसे ही ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको क्या लगता है आप कहां पर पहुंच गए? तो इसके साथ कंपाउंडिंग फैक्टर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 तक आना था और इसने हमें 10 तक ही पहुंचा दिया है और ये है इसकी फ्यूचर वैल्यू। क्या ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? इसका आंसर फाइंड करें और अपने पास नोट कर लें इसको जी। 188,042। सेम कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर अप्लाई हो जाता है कि जब आप लोगों ने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी हो, अब देखिए आपकी जो मंजिल है ना वो 0 है। अब 0 पर अगर आपने आना है तो यहां पर भी देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका चेंज हो गया। जैसे ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो या आपके पास रेंटल्स की अमाउंट चेंज हो, आपने एन्युटी को ब्रेक कर देना है। अच्छा, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लास्ट वाले रेंटल्स पहले उठाते हो या फर्स्ट वाले रेंटल्स पहले उठाते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं ना यहां पर इसको ब्रेक कर देता हूं, ये देखो आप ऐसे समझे जैसे 6th ईयर तक है और मैंने इसको 0 पर लेकर आना है। रेंटल्स की अमाउंट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअल, तो मेरे पास ये 5000 पे पर सेमी एनुअल था। तो जब इसकी ऐसे समझे जैसे 6 से 10 इयर्स तक कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है आप लोगों के लिए, इसको सॉल्व करने से पहले ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपने सॉल्व किए। क्या 5000 इंटू 1 -1 प्लस, अब ये 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअल है, तो 10% डिवाइडेड बाय 2 मींस दैट 5%। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 5% लिख रहे हैं। आप 10% डिवाइडेड बाय 2 लिख लें या उसका 5% लिख लें। अच्छा, रेज टू पावर -6 इंटू 2 अपॉन 5%।
अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, जैसे ही आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे? 0 पर आप पहुंच गए हैं। क्या आपको कुछ और करने की जरूरत है? नहीं, बस ये स्टार्ट वाले 5000 एट द रेट ऑफ 10% ये 0 पे पहुंच गए, हमें भी 0 पर चाहिए थे। कोई एडिशनल फैक्टर इसके साथ अप्लाई नहीं करना। ओके। अच्छा अब क्या करेंगे, इसके साथ ऐड कर देंगे। अब हम लोग पहुंच गए नेक्स्ट 6 ईयर से 10 ईयर्स पर। जैसे ही हम लोग 6 ईयर से 10 ईयर पर पहुंचेंगे, देखिए रेंटल्स की अमाउंट क्या है। अब देखिए दोबारा से हमारे पास एन्युटी बन रही है फॉर 4 ईयर्स। तो हम लोग रेंटल्स की अमाउंट क्या है? 5000 इंटू 1 - 1 प्लस, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 14%, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, 14 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7%, raised to power -4 into 2 8 upon 7%। अब जब आपने ये वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई किया ना, आप 0 पर नहीं पहुंचे, अब वहां पर पहुंचे हैं जहां पर ये रेट स्टार्ट हुआ था। मतलब आप 6 ईयर के एंड तक पहुंचे हैं। तो 6 ईयर से 0 पर लाने के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर, ऑल राइट। अब यहां से डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 प्लस, लेकिन कौन से रेट वाला? 10% वाला। तो 10% डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5% रेज टू पावर -12, 6 into 2, ऑल राइट। अब ये है आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट एंड द आंसर इज 60941. ओके। अच्छा, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है कि अगर आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह चेंज हो रहा हो तो आपने क्वेश्चन को क्या कैसे सॉल्व करना है। इसी से ही मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट हम लोग करते हैं, ये आप लोगों ने नोट कर लिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग अपने पास रेंटल्स की अमाउंट्स को चेंज करते हैं। तो आपके पास सिचुएशन कुछ इस तरह से बनेगी। अच्छा, टाइमलाइन पे जैसे ही मैं ये रिकॉर्ड करता हूँ ना तो आपको सिचुएशन की समझ आ जाती है, बाद में यही चीज आपके पास वर्ड्स की फॉर्म में आ जाती है। ये 0 से लेकर 10 ईयर्स है, यहाँ पर 6 ईयर पे ब्रेक कर देते हैं। अच्छा, ये मैं तो अब 2 में पास में ब्रेक कर रहा हूँ ना, 3 पास में भी हो सकता है, तो बिल्कुल वैसे ही हम जंप लेके चलते रहते हैं। 3 पार्ट्स वाले क्वेश्चन भी मैं आपसे सॉल्व करवा लूंगा। फर्स्ट 6 ईयर्स के लिए जो रेंटल्स की अमाउंट है वो है 3000 पर क्वार्टर। एक ही एग्जांपल में अच्छे सारे कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, तो बाद में बाकी इससे ज्यादा इजी जो होंगे वो आप इजीली समझ लेंगे। और इन 6 ईयर्स के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके पास है 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। लास्ट के 4 ईयर्स के लिए जो आपके पास रेंटल्स हैं वो है 5000 पर सेमी एनुअल, और यहां पर आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब इस सिचुएशन से आपको पता चल गया कि हमारे पास क्या सिचुएशन है कि फर्स्ट 6 ईयर्स के लिए हम लोग 3000 रुपीज पर क्वार्टर पे करते रहे, और उस टाइम पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 8% कंपाउंडिंग क्वार्टरली था। और लास्ट के 4 ईयर्स के लिए हमने रेंटल्स 5000 कर दिए, लेकिन पर सेमी एनुअल, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअल है। इसके मुताबिक प्रिंसिपल और फ्यूचर वैल्यू डिटरमिन करके देंगे। तो फ्यूचर वैल्यू के लिए आप लोग देखें, अब बिल्कुल ऐसे ही देखिए, रेंटल चेंज हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो रहा है, और दोनों सेम टाइम पर हो रहे हैं, तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। आपने इस एन्युटी को जो ब्रेक करना था ना वो 6 ईयर पे करना है। अब ये आपके पास 2 पार्ट्स बन गए। अब अगर आपने फ्यूचर वैल्यू पे जाना है, आप पे वैसे डिपेंड करता है कि आप 5000 से स्टार्ट करें या 3000 से, लेकिन ये कि 0 से स्टार्ट क्या करें और ऑनवर्ड चले जाया करें। अब 3000 के साथ पहले डीलिंग करेंगे कि 3000 ये हमारे रेंटल्स हैं, हमने इनकी फ्यूचर वैल्यू डिटरमिन करनी है।
पर क्वार्टर है तो एन्युटी बन गई, तो एन्युटी वाला फैक्टर अप्लाई हो सकता है इसके ऊपर। कंपाउंडिंग फैक्टर 1 प्लस 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो देखिए कोशिश, ये इक्वेशन बनती है बहुत हैवी हैवी, तो कोशिश क्या करेंगे, छोटी छोटी कैलकुलेशन आप खुद करते जाया करें, क्या आपके कैलकुलेटर के लिए ना थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाती है, अदरवाइज ये आउट ऑफ रेंज चला जाता है। तो उसके ऊपर 8% डिवाइडेड बाय 4 लिखने से बेहतर है कि 2% लिख लें। तो आप लोग यहां पर आके लिख लें 2%। आपको ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा, रेज टू पावर, अब 6 इंटू 4, तो 6 इंटू 4 इज 24, तो यहाँ पे 24 लिख लें, -1 अपॉन 2%। अच्छा, अब आप लोगों ने ना बड़ी समझदारी के साथ यहाँ पे कि जैसे ही ये वाला फार्मूला अप्लाई करूंगा मैं कहां पहुंच जाऊंगा। अच्छा, 6 ईयर के बाद दुनिया चेंज हो रही है, तो आप लोगों ने क्या करना है, अब इसके एनविटी को छोड़ देना है और आ जाना है। अब देखिए आगे की तरफ जा रहे हो तो कंपाउंडिंग फैक्टर, और पीछे की तरफ आ रहे हो तो डिस्काउंटिंग फैक्टर, लेकिन न्यू रेट के मुताबिक। ओके, कि रेट आपने इस वाला नहीं रखना, आप जो से टाइम ड्यूरेशन से गुजर रहे होते हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट उठाना। बात क्लियर? तो अब आप लोगों ने 6 से 10 पर लेके जाना है वाया कंपाउंडिंग फैक्टर, और रेट का क्या यूज करेंगे। अब यहां पर बात सुनिएगा, मैंने आप लोगों से बेटा ये कहा था कि रेंटल्स जिस टाइम ड्यूरेशन के होंगे रेट की कंपाउंडिंग उसी टाइम ड्यूरेशन में होनी चाहिए। तो भाई मेरे ये 3000 रुपीज पर क्वार्टर थे, तो जब तक ये रेंटल्स थे तब तक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग क्वार्टरली था ना। जब इसकी कंपाउंडिंग करने जाओ या डिस्काउंटिंग करने जाओ तब क्या कंपाउंडिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब तो एन्युटी ही नहीं है। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, आपने ये देखना है कि जिस टाइम ड्यूरेशन के रेंटल्स हैं उस टाइम ड्यूरेशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट उनके मुताबिक होना चाहिए। तो क्या ऐसा नहीं था? तो अब आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे रेंटल्स तो पर क्वार्टर थे और रेट की कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग सेमी एनुअल है, तो वहां पर आपके रेंटल्स भी तो नहीं थे। ओके, वहां पर आपके ये 3000 वाले रेंटल्स भी तो नहीं थे। अब तक बात हम 3000 वालों की कर रहे हैं, यहां पर तो सिंपली कंपाउंडिंग फैक्टर अप्लाई करना था। तो आप लोग 1 प्लस 12% डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6% रेज टू पावर। ये तो सिंपल वही फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने वाले फार्मूलाज हैं। 4 इंटू 2, आपको ये बात समझ आ गई। अब आपने कर देना है प्लस। अब पहले वाले 6 ईयर डील हो चुके हैं, अब रहते हैं सिर्फ लास्ट वाले 4 ईयर। अब लास्ट के 4 ईयर्स पर जब आप लोग आए तो 5000 इंटू, फिर से कंपाउंडिंग फैक्टर 1। अब देखें, अब इस 4 ईयर्स के लिए रेंटल्स पर सेमी एनुअल, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो पर सेमी एनुअल है, तो टेंशन वाली बात ही नहीं है हमें। अगर ये उलट होते तो फिर टेंशन वाली बात, फिर मैं सॉल्व नहीं कर सकता था, फिर मैं इक्विवेलेंट रेट्स फाइंड करता। ऑलराइट, अब यहां पर देखें, ये पर सेमी एनुअल होने की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% रेज टू पावर 4 इंटू 2 8 -1 and the answer is 194951। ये आप लोग अब चेक कर लें, किसी को कोई इशू इसमें। चले अब जरा प्रिंसिपल अमाउंट की इक्वेशन बनाएं। तो प्रिंसिपल अमाउंट की इक्वेशन हमारे पास बनेगी कुछ इस तरह से। अब देखें, अब जब आपको रूट की समझ आ गई है ना, तो चाहे फिर प्रिंसिपल अमाउंट हो चाहे आपके पास फ्यूचर वैल्यू, आप लोग इजीली डिटरमिन कर सकते हैं। अब प्रिंसिपल अमाउंट के लिए आपकी मंजिल 0 टाइम ड्यूरेशन है। जैसे ही 3000 के साथ हम लोग डील करेंगे, 3000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2%। अब ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं ना, रेज टू पावर -6 इंटू 2, नहीं 6 इंटू 4 24 डिवाइडेड बाय 2 पर। अब जैसे ही आप लोगों ने ये एन्युटी फैक्टर अप्लाई किया, अब 0 पे पहुंच गए हैं। अब जरूर, अब आपने ये नहीं कहना कि सर उसके साथ तो कंपाउंडिंग फैक्टर लगाया था, इसके साथ डिस्काउंटिंग फैक्टर क्यों नहीं लगा रहे। भाई जरूरत नहीं है, 0 पे आना था, ये 0 पे आ चुका है।
अब इसके साथ हमें किसी किस्म का डिस्काउंटिंग फैक्टर एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है। अब लास्ट के 4 इयर्स को देखें तो 5000 into 1 minus 1 plus 12 into 2 6% raised to power minus 4 into 2 8 upon 6%। अब ये एन्युटी फैक्टर इसने आपको छोड़ा 6 ईयर के स्टार्ट पर। अब 6 से 0 पर जाने के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 प्लस 2%. अब न्यू रेट के मुताबिक जो इस टाइम ड्यूरेशन के लिए था 2%, 8 डिवाइडेड बाय 4, 2% raised to power minus 24, and the answer is 76045. 7604। ये आपके पास प्रिंसिपल। अब देखें बेटा, सिचुएशन बिल्कुल यही है। यहाँ पर हम लोगों ने फ्यूचर वैल्यू एंड प्रिंसिपल अमाउंट को डिटरमिन किया। ऐसा हो सकता है कि आपको फ्यूचर वैल्यू बता दे, एक टाइम ड्यूरेशन के लिए रेंटल्स बता दे, दूसरे के रेंटल्स पूछ ले तो दूसरे के रेंटल्स को एक्सपुट कर देना। ऐसा हो सकता है प्रिंसिपल अमाउंट बता दे, एक टाइम ड्यूरेशन के रेंटल्स बताए, दूसरे के पूछ ले, एक्सपुट करके वो फाइंड कर लेना। या ये भी हो सकता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर रहा है तो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ले। तो कॉन्सेप्ट्स में कोई चेंज नहीं है, अरेंजमेंट्स में भी कोई चेंज नहीं है। सिर्फ ये है कि जो प्रिंसिपल या फ्यूचर वैल्यू अब आप लोग डिटरमिन कर रहे थे वो आपको गिवन होगी, और एक रेंटल मिस होगा, वहां पर सिर्फ एक्सपोर्ट कर देना। बाकी सारी मूवमेंट्स आपकी बिल्कुल ऐसे ही। तो हम लोगों ने प्रैक्टिस करते हुए जो अपने पास क्वेश्चन नंबर 60 को स्किप किया था, वो 60 क्वेश्चन अब आप लोगों से सॉल्व हो सकते हैं। ओके, तो आपने खुद इसको ट्राई करना है और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग 100 तक ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।